कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज कालसेकर अस्पताल जो ठाणे मनपा की तरफ से कोविड-19 के लिए स्पेशल अस्पताल घोषित किया गया था और तब से लेकर के अब तक यहाँ पर कई कोरोना मरीज़ भर्ती हुए, कईयों की मौत हुई। मौतों के सिलसिले में, इलाज के सिलसिले में कालसेकर अस्पताल के प्रबंधन पर, मैनेजमेंट पर, डॉक्टरों पर कई इल्ज़ामात लगे। इन तमाम मुद्दों पर कालसेकर की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आफरीन सौदागर और डॉक्टर खालिद अंसारी, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा, अन्य तमाम दूसरे उनके बड़े डॉक्टर्स, एमडीज़ और आरएमओ वगैरह को लेकर के सबकी मौजूदगी में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। पत्रकारों ने ढेर सारे सवाल पूछे, कई तरह की बातें यहाँ पर हुई। कितने कुल मरीज़ कालसेकर अस्पताल में एडमिट हुए, कितने डिस्चार्ज हुए, कितनों की मौत हुई, कहाँ कहाँ के मरीज़ थे, इन तमाम मुद्दों पर बात हुई। इंजेक्शन देकर के मार दिया जा रहा है, इसके काउंटर में डॉक्टर खालिद अंसारी ने एक सवाल पूछा। कुल मिलाकर के कैसी थी ये पत्रकार परिषद, किस तरह से पूरा ये मामला रहा, वो हम आपको दिखाएं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कालसेकर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से और स्टाफ की तरफ से कि आप लोग इतनी शॉर्ट नोटिस पे कोविड के टाइम पे हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ हमारे जो अगेंस्ट काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे, उसका खुलासा आज तक किसी ने भी कालसेकर हॉस्पिटल से नहीं मांगा था कि क्या ये सवाल या इल्ज़ाम जो कालसेकर हॉस्पिटल पे लग रहे हैं ये सही है या नहीं है। तो हमारी तरफ से हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम चाहते थे, आप काफ़ी जिम्मेदार लोग हैं मुंद्रा के और पैसा के, थाने के, तो हम चाहते थे कि आपके ज़रिए हम सारे सवाल जो उठ रहे हैं उसके जवाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जाए। इसीलिए हमने सारे हेड्स को भी यहाँ पे बुलाया है, सारे ट्रीटिंग डॉक्टर्स भी हमारे मौजूद हैं, ताकि आपके जो भी सवाल हैं या जो भी न्यूज़ चल रही है उसका खुलासा हम आपके ज़रिए कर सकें। सिर्फ सबको लेके मामला नहीं है, बहुत लोगों ने हमारा भी साइड सुना है, हमारी तरफ से भी खुलासा दिया हुआ है। कुछ लोगों ने एक तरफा न्यूज़ चलाई हुई है, हो सकता है कि उन्होंने हमें कॉल करने की कोशिश की होगी या हम तक पहुँचने की कोशिश की होगी, बट कोविड के वक्त हम नहीं उठा पाए हैं कॉल। हाँ, इसमें हमारी भी गलती है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ प्रेस की गलती है, हमारी तरफ से भी कुछ कमियाँ होंगी जिसका खुलासा हम करना चाहते हैं। मैडम, प्रेस ने आपसे बात नहीं की, ऐसा ये जो आपका कहना है, आपको अच्छी तरीके से याद होगा अस्मा अकबर मेहंदी के केस के वक्त मैंने पर्सनली आपको 3 कॉल किए। उसके बाद 2 मौतों को लेकर के जो हंगामा हुआ था, नौशाद शेख की वाइफ और एक कुरैशी करके बुजुर्ग थे जिनको डिस्चार्ज देने के बाद में उनकी मौत हुई थी। उस वक्त जो हंगामा हुआ था, उस वक्त भी आपको फोन ट्राई किया गया था, लेकिन आपका फोन लग नहीं रहा था। इसीलिए जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारी जगहों पे आपने फ़ोन किया और हमने जवाब दिया, बट कई जगहों पे ऐसे हुआ है कि मेरा फ़ोन नहीं लग गया। इसीलिए मैंने सारे हेड्स को यहाँ पे बुलाया है ताकि एक इंसान पर डिपेंडेंट सिस्टम नहीं हो। अगर मेरा फ़ोन नहीं लगता है तो उस डिपार्टमेंट में जो मेन है उनसे आप राब्ता कायम कर सकें। नहीं तो किसी ने अप्रोच ही नहीं करना। अप्रोच भाई, जबर भाई, एक मिनट, आपके पीआरओ या आपके तरफ से किसी ने भी आज तक पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जानकारी नहीं दी कि अगर सीईओ आफरीन सौदागर मैडम अवेलेबल नहीं है, अगर उनसे बात नहीं हो पा रही है, तो हु इज द राइट पर्सन, किससे कंसर्न किया जाए, किससे बात की जाए, किससे पूछा जाए। डॉक्टर्स डायरेक्ट बात नहीं करते, डॉक्टर्स हमारे से डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन में नहीं आते, तो हम किससे पूछते। जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर, अस्पताल की लापरवाही पर जो कुछ भी बातें उठ रही थी, जो भी मुद्दे खड़े किए जा रहे थे, तो उसका खुलासा हम किससे मांगते फिर मैडम। रफीक सर, वही चीज है ना, इसीलिए हमने आज बुलाया हुआ है ताकि आपको एक 3 लेवल हम दे सके कि वेरी फर्स्ट, सबसे पहले तो आपने आपका इंट्रोडक्टरी जो पैरा कहा है उसमें आप पहले क्लियरिफाई कीजिए कि आपसे, एक मिनट जबर भाई, कि आपसे किसी ने कोई सवालात नहीं किए, किसी ने कुछ पूछा नहीं। आप हमारी जिम्मेदारी को नल एंड वाइड कर रही है, तो इसको आप क्लियर कीजिए कि टाइम टू टाइम जो है यहाँ की मीडिया ने आपको अप्रोच किया था,
रफीक से मैं वही बोल रही हूँ कि सबकी बात नहीं हो रही है। जैसे परसों एक बिल के लिए एक न्यूज़ चली थी जो जिसमें डॉक्टर आतिफ मोहंतले का नाम आया था। उन्होंने हमको कॉल नहीं किया था, उन्होंने वन साइडेड न्यूज़ चलाई। दूसरे दिन हमने अपनी तरफ से उनको कॉल करके बुलाया और उनको क्लैरिफिकेशन दिया कि एक्चुअली क्या है। तो ये सबके लिए नहीं है, दिस इज फॉर ओनली 10% पीपल। 90% लोग ऑफकोर्स इब्राहिम भाई है, इस्लामुद्दीन भाई है, आप है, काफ़ी सारे मुंजा समाचार है या पुरी साहब है, ये सब हमसे कांटेक्ट करते हैं। जिनके पास मेरा नंबर है वो बेशक मुझसे कांटेक्ट करते हैं, बट ये उनके लिए है जो नहीं जानते, उनके लिए हम एक 3 लेन पैदा करना चाहते हैं ताकि मेरा फोन नहीं लगे। 2 महीने के बाद इंशाल्लाह मैं छुट्टी पे चली जाऊंगी, तो उस वक्त ऐसा नहीं हो कि मैडम रही नहीं तो किससे पूछा जाए। तो उस सिलसिले में ही ये 2 लेन रहेगी इंशाल्लाह, जो आपके हर सवाल का जवाब वहाँ पे देने के लिए मौजूद होंगे। जो 2-3 चीज़ें थी, एक तो बिलिंग को लेके इल्ज़ाम लगाए गए थे, दूसरा इंजेक्शन को लेके कुछ बातें हुई थी कि इंजेक्शन दिया जा रहा है और मारा जा रहा है, और तीसरा था कि यहाँ पे मौत बहुत ज़्यादा हो रही है और डिस्चार्जेस कम हो रहे हैं। आई थिंक जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है इसके बारे में डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा सर और डॉक्टर खालिद सर बेहतर बताएंगे, क्योंकि देखिए मैं एडमिनिस्ट्रेट मैनेज करती हूँ, मैं क्लिनिकल पेशेंट को ना मैं खुद एग्जामिन करती हूँ ना उनका इलाज करती हूँ। तो जो क्लिनिकल पार्ट है आई थिंक डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा सर और डॉक्टर खालिद सर बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो होता है। तो जो हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के थ्रू जो पूरे हिंदुस्तान में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, जो पहली बार पब्लिश हुआ था अप्रैल में, और अभी पिछले लास्ट 10 डेज में दोबारा रिवाइज हुआ है। तो उसके हिसाब से पेशेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। देयर आर 6 डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज, जिसमें फर्स्ट आता है ग्रुप ए। ग्रुप ए वो पेशेंट होते हैं जिनको कोई तकलीफ नहीं है बट कोविड पॉजिटिव है। उनका पहले ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट था, अभी चेंज हो गया है। पहले आप लोगों को भी मालूम रहा होगा, ऐसे पेशेंट को 2-3 हफ्ते रखा गया है हॉस्पिटलों में। बाद में वो रिपोर्ट आने के बाद नेगेटिव होने के बाद, जिसमें कई बार 2-3 हफ्ते लगे, फिर उसके बाद डिस्चार्ज किया जाता था। आज की तारीख में ये सब पेशेंट क्वारंटाइन सेंटर या अगर घर में उनकी फैसिलिटी है और कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो घर पे मैनेज कर रहे हैं। देन कम्स टू कैटेगरी बी। कैटेगरी बी एंड सी। कैटेगरी बी एंड सी बेसिकली जहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गले, मुंह और थ्रोट तक बीमारी होती है। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होते हैं, फीवर, कफ, थ्रोट पेन, बॉडी एक, माइल्डिया, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, नॉइज़िया, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें ग्रुप बी वो होते हैं जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है। जो कोमॉर्बिडिटी इस बीमारी में इंपॉर्टेंट है, एज जिसकी मोर देन 60 ईयर्स है, उनका वेट ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, लंग्स की बीमारी है, अस्थमा, COPD। बहुत से पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं बिकॉज ऑफ सम अदर प्रॉब्लम, कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बहुत से पेशेंट इम्यूनो सप्रेस ड्रग्स खाते रहते हैं बहुत सी बीमारी की वजह से, फॉर एग्जाम्पल गट्ठे की वजह से स्टेरॉइड लेते रहते हैं। तो ये सब ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी अगर उनको बराबर टाइम पे और प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो वो सीरियस कैटेगरी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जिनको ये कोमॉर्बिडिटी नहीं होती है, ग्रुप बी में आते हैं, उनके लिए सिंपल एंटीबायोटिक जो आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्सीसाइक्लिन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और मल्टीविटामिन दिया जाता है। उनको ऑब्जर्वेशन में, आइसोलेशन में रखा जाता है, स्टीम इनहेलेशन एडवाइस किया जाता है। देन कम्स टू कैटेगरी सी, जिनके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स प्लस कोमॉर्बिडिटी होती है। इनको थोड़ा एग्रेसिवली ट्रीट किया जाता है, इनको हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। और आज की तारीख में जो ओरल एंटीवायरल्स अवेलेबल है, फेविफ्लू है, फेविपिराविर नाम से, और इनका भी ट्रीटमेंट पहले के हिसाब से जो 2 महीने पहले चलता था अब काफ़ी एग्रेसिव हो गया है। इनको हम लोग ब्लड थिनर्स भी ऐड करने लगे हैं। और यही वो पेशेंट थे जो शुरू के पहले जब हमारा पीक शुरू हुआ रमज़ान के बाद, टिपिकली क्या हुआ, जैसे रमज़ान ख़त्म हुआ, रमज़ान में लोगों ने जो लॉकडाउन फॉलो नहीं किए और लोगों ने बीमारियां एक दूसरे से कांटेक्ट के जरिए दूसरों में स्प्रेड हुई, और रमज़ान के बाद फ़ौरन बीमारी का जो सर्च हुआ तो लोगों ने टिपिकली क्या किया, कोई भी फीवर GP के बाद जाता है, मलेरिया टाइफाइड टेस्ट कराते हैं, और टाइफाइड के चक्कर में उन्होंने जो ये प्रीशियस 5 डेज जो होते हैं उन्होंने मलेरिया टाइफाइड के ट्रीटमेंट में निकाल दिए। और यही वही पेशेंट थे जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स थे, कोमॉर्बिडिटी थे, उन्होंने IV लगाया, उसमें टाइम वेस्ट होने की वजह से वो सडनली बैड होकर ब्रेथलेसनेस होकर 5 से 7 दिन के बाद टिपिकली आए, और वो इतनी बैड पोजीशन पे थे कि 70% 60% ऑक्सीजन लेके आए। और आपको याद रहेगा यही वो पेशेंट तो जो इधर उधर हॉस्पिटलों में दौड़ रहे थे, बेड की इनअवेलेबिलिटी की, क्योंकि वो टाइम मई वाला मंथ ऐसा था जिस वक्त हम लोग ही काम कर रहे थे, और बाकी हॉस्पिटलों में कई जगहों पे हॉस्पिटलों में एडमिशन्स नहीं मिले थे पेशेंट को। तो ये टिपिकली पेशेंट थे जो शुरू में बैड होके आया, और इनकी वजह से मोर्टेलिटी इनकी काफ़ी हाई थी।
ठीक है डॉक्टर खालिद साहब, आपकी बात ठीक है। एक डॉक्टरों की मीटिंग हुई थी, टीएमसी ने बुलाई थी, आफरीन मैडम भी थी उसमें, मेडिकल ऑफिसर हेमांगी घोड़े भी थी, तो उसमें यही बात कही गई थी कि बाहर घूमने वाले जो लोग हैं वो ले जा रहे हैं और अपने घर के एजेड पर्संस को ये ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन अभी ये जो फिगर्स की बात है ना, उसको आप क्लियर कर दीजिए। 977 में जो है मुमरा कौसा के कितने पेशेंट थे, बाहर के कितने हैं, 831 जो डिस्चार्ज हुए उसमें भी कैटेगराइजेशन क्या है, और टोटल अपने यहाँ मौतों का आंकड़ा कितना है, उसमें मुमरा कौसा के लोग कितने हैं और बाहर के लोग कितने हैं। इसमें जो 977 है, हमको जो लेटर मिला था टीएमसी की तरफ से वो 29 अप्रैल के टाइम पे मिला था कि 29 अप्रैल को कांचेकर हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल घोषित किया गया है। बट आप सब लोगों को याद होगा कि हमारे पास डायलिसिस के काफ़ी पेशेंट थे, 110 पेशेंट थे जो योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट लेते थे। क्योंकि हमको उनको कहीं और अरेंजमेंट करना था और उस वक्त टीएमसी के पास भी कोई सब्सटीट्यूट इमीडिएटली अवेलेबल नहीं था कि उनको कहीं और शिफ्ट करें, इसलिए हमने टीएमसी से 8 दिन का वक्त मांगा था। तो कांचेकर हॉस्पिटल में जो पहला पेशेंट एडमिट हुआ है कोविड पॉजिटिव, वो 5 मई को हुआ है। उस वक्त विजय सिंघल साहब हमारे थाने के कमिश्नर साहब थे। तो कमिश्नर साहब ने बोला था कि जब तक आपकी 50% ऑक्यूपेंसी तक जाती है तब तक आप आउट ऑफ टीएमसी एरिया के पेशेंट्स ले सकते हो। वंस यू विल रीच द ऑक्यूपेंसी ऑफ 50%, उसके बाद आप टीएमसी के पेशेंट्स नहीं ले सकते हो। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15 या 16 मई तक हमने आउट ऑफ टीएमसी पेशेंट्स लिए थे। उसके बाद जो भी पेशेंट है, तो मैं मुमरा कौसा ऐसा नहीं बोलूँगी, बट मई और जून मैक्सिमम मुमरा कौसा के पेशेंट्स हमारे पास थे। उसके बाद ये डिस्कशन हुआ था कि सस्पेक्टेड पेशेंट्स कोई और हॉस्पिटल ले नहीं रहे हैं, कहीं पे बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो हमने 20 बेड्स हमारे डेडिकेट किए थे मुमरा कौसा के लिए। तो जहाँ पे हम लोग 100 पेशेंट्स देखते थे, वहाँ पे हमने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के 143 कर दी थी, जिसमें से 43 जो है वो नॉन O2 बेड्स थे और 100 हमारे O2 बेड्स थे। उसमें से हमने 43 का आईसीयू कर दिया था, क्योंकि जैसे सर ने बताया सारे पेशेंट्स क्रिटिकल आ रहे थे विद अ ड्रॉप सैचुरेशन, और उनको शिफ्ट करना पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि आसपास कहीं जगह मिल नहीं रही थी उस वक्त। तो अगर आप नंबर बताएं तो आई थिंक 87 से 90% पेशेंट्स जो है वो टीएमसी के हैं। उसमें अगर आप बोलते हैं तो 65 से 70% पेशेंट्स मुमरा कौसा के हैं। जो डेथ हुआ है मुमरा कौसा और टीएमसी रीजन का, 64 पेशेंट्स की डेथ हुई है कांचेकर हॉस्पिटल से जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे। उसके अलावा जो डेथ है वो बाहर के पेशेंट्स हैं, भिवंडी हो गया, कवंडी हो गया, धारावी के पेशेंट्स थे, कुर्ला के पेशेंट थे। ये पेशेंट्स की भी डेथ हुई है कांचेकर हॉस्पिटल में। अगर डेथ रेशो की बात करते हैं तो आज के डेट पे 7.8% का डेथ रेशो कांचेकर हॉस्पिटल का है और रिकवरी रेशो इज ऑलमोस्ट 90%। डॉक्टर खालिद साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है, 2 इंजेक्शंस है, टोसिलिजुमाब और रेमडेसिविर। ये दोनों इंजेक्शंस जो है ये कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये इसकी ब्लैक मार्केटिंग अभी फिलहाल बहुत हो रही है। 5400 का टोसिलिजुमाब है और रेमडेसिविर हाँ, रेमडेसिविर एवरेज 5000 का 5000 और टोसिलिजुमाब एवरेज 40000 एमआरपी के हिसाब से। गवर्नमेंट रेट के हिसाब से तो जो है अभी वो कुछ 7500 8000 के करीब का कुछ है। वहाँ पे नहीं बता दीजिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू सेव द पेशेंट्स। हमारे तो सारे पेशेंट्स को वहीं से लेते मिनिमम हैं। अगर जो कॉस्ट टू कॉस्ट भी लेके आ रहे हैं ना 32500 33000 में लेके आ रहे हैं। रेमडेसिविर नो नहीं, नहीं, टोसिलिजुमाब और रेमडेसिविर 5000 के एवरेज लोग लेके आते हैं, 5500 तक एमआरपी है, तो 5000 के आसपास मिल जाता है लोगों को, बट वो भी बहुत डिफिकल्टी से ला रहे हैं। अभी कल ही कुछ पेशेंट्स लोगों ने लेके आया मसीना से, इट्स नॉट इजीली अवेलेबल, बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि हुआ क्या, जैसे इंजेक्शन आया, देखो रेमडेसिविर किनको देना है, जैसे मैंने ग्रुप सी तक बता दिया था। ग्रुप सी में ग्रुप डी क्या होता है, ग्रुप डी पेशेंट हुआ है जिसका सैचुरेशन अब ड्रॉप होना शुरू हो गया, बीमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गई है। पेशेंट की टिपिकल कंप्लेंट होती है कि मैं बैठा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जरा सा भी चलता हूँ, बाथरूम आ जाता हूँ, माला चढ़ता हूँ, सीढ़ी चढ़ता हूँ, दम लगने लगता है। जब आप सैचुरेशन चेक करते हो तो नॉर्मली हमारा सैचुरेशन 99-100% होता है, और एनी सैचुरेशन मोर देन 90% इज ओके, बट इनका सैचुरेशन 99-100 से कम होकर 90 की तरफ आने लगता है। तो बैठे रहेगा तो 95, 96, 97 रहेगा,
लेकिन जैसे बाथरूम से आएगा 91, 92, 93 दिखाने लगेगा। इनका एक्सरे करो कि एबनॉर्मल रहेगा, पल्स रेट ज़्यादा रहेगा, ब्लड में कुछ चेंजेस आएंगे, सीटी करते हैं तो उसमें एबनॉर्मलिटी आती है। तो दीज आर द टिपिकल पेशेंट जिनको अर्ली पिकअप करेंगे ना, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, दे विल नॉट डिटोरिएट। तो ये पेशेंट यहाँ पे है जहाँ पे हम रेमडेसिविर यूज कर सकते हैं या ओरल टैबलेट भी यूज करते हैं, बट रेमडेसिविर अमंग दिस टू ड्रग्स, रेमडेसिविर इज मोर प्रॉमिसिंग ड्रग। ओरल टैबलेट जो अवेलेबल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो दैट इज मेंट फॉर ओनली ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट। बट एक ग्रुप डी ऑनवर्ड आज की तारीख में हॉस्पिटलाइज पेशेंट करना, उनको हॉस्पिटलाइज करना बहुत जरूरी है ताकि हम इनको डिटोरिएट होने से बचा सकें। फिर उसके बाद आता है ग्रुप ई एंड एफ। ग्रुप ई क्या होता है कि जब पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल लेस देन 90 हो गया तो पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। तो देयर आर पेशेंट जिनको डिफरेंट लेवल डिफरेंट गैजेट्स लगाने पड़ते हैं ऑक्सीजन के, उनका ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव करने के लिए। तो नेजल कैनुला होता है, मास्क होता है, बाइपैप होता है, देन वेंटिलेटर। तो जो पेशेंट मास्क और नेजल कैनुला के ऊपर मेंटेन करते हैं वहां तक ये रेमडेसिविर बहुत अच्छा काम करता है। द मोमेंट पेशेंट बिकम्स बैड, जिसका 60-70% ऑक्सीजन चले गया, जिसको वेंटिलेटर और बाइपैप की जरूरत पड़ रही है, आप उनको रेमडेसिविर भी दे देंगे तो उतना काम नहीं करेगा, जितना अर्ली पार्ट ऑफ डिजीज में काम करेगा। देयर कम्स द रोल ऑफ स्टेरॉइड्स, जो कि आप भी सुना होगा कि काफी स्टडीज आई कि जिससे बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन हम स्टेरॉइड्स को डे 1 से यूज कर रहे थे। वो जो कंट्री जो बता रहे हैं बहुत डिफरेंस हो रहा है, ये हो रहा है, उन लोगों ने स्टेरॉइड यूज ही नहीं किया। हमारे तो जो अप्रैल की गाइडलाइंस थी आईसीएमआर में, तो वहां से स्टेरॉइड हो रहा था, हम तो शुरू से स्टेरॉइड यूज कर रहे थे। तो हमको उतना डिफरेंस नहीं दिखेगा जितना वो लोग कोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट है जिनको स्टेरॉइड यूज करना है, ब्लड थिनर्स यूज करना है, और उसके हिसाब से तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस डिजीज में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो 5 दिन शुरू के इंपॉर्टेंट रहते हैं, यंग पेशेंट में नहीं, 40 एज के कम जो मरीज है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी आप ट्रीटमेंट दे दो आगे पीछे ठीक हो जाने वाले हैं। लेकिन वो जो कोमॉर्बिडिटी के साथ है ना, उन्होंने वो 4 दिन मिस किए ना, तो सेकंड वो ब्रेथलेसनेस वाली स्टेज में डी या ई में जाने लगते हैं। अगर आपने डी या अर्ली ई में पकड़ लिया ना उनको, तो बहुत आसानी से मैनेज हो जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, पेशेंट का जो भी फियर रहा हो कि हमको हॉस्पिटल नहीं जाना है, टेस्ट नहीं कराना है, टेस्ट कराएंगे तो ये होगा वगैरह वगैरह, ये टाइफाइड के चक्कर में पड़े रहे, जीपी के पास जाके इलाज कराते रहे, इसकी वजह से वो सडनली बहुत तेजी से 2-3 दिन के अंदर, हिस्ट्री बहुत शॉर्ट थी, 2-3 दिन के अंदर सडनली 60-70 ग्रुप ई एंड एफ में पहुंच गए। तो उनको पीछे से खींच के लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, व्हाटएवर इंजेक्शन यू गिव। बट ऐसा नहीं है, उसमें भी कुछ पेशेंट्स होते हैं बहुत अच्छा इंप्रूव करते हैं, टाइमली ट्रीटमेंट मिलता है। टॉसिलिजुमाब जो इंजेक्शन है ना, वो उन लोगों को दिया जाता है जो साइटोकाइन स्टॉर्म्स में होते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म्स। उसको टिपिकली होता है सेकंड वीक के सेकंड पार्ट में, यानी 10 से 14 दिन के बीच में। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे सीआरपी लेवल होता है वो बहुत बढ़ जाता है, और एक टेस्ट किया जाता है इंटरल्यूकिन 6 लेवल। अगर वो बहुत बड़ा रहता है, नॉर्मली इट इज लेस देन 6-7, बट इट इज मोर देन 20, देन इट बिकम्स एन इंडिकेशन। तो वो पेशेंट को राइट टाइम पे मिले तो उससे बहुत फायदा होता है। अब पता चला है बड़ा हुआ है, किसी को इंजेक्शन दिया बेचारा नहीं ला पा रहा है, हम लोगों ने अपने फार्मेसी लेवल पे एक दिन में 20-20, 25-25 इंजेक्शन अरेंज किए और इतनी खपत हो जाती थी, जबकि इतना डिफिकल्ट होता है ये सब इंजेक्शन इधर उधर से अरेंज करना, आपको भी आइडिया लगे। तो वो सही टाइम पे लगे, सही टाइम पे उसका इंजेक्शन का यूज हो तो फायदा होता है। किसी को 1 लग रहा है, किसी को 2 लग रहा है, और कॉस्ट की वजह से बेचारे कुछ नहीं लगवा पा रहे हैं, तो ऐसा भी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं और जो बताना चाहूँगा कि रोल ऑफ फिजियोथेरेपी। जब रोल ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए हम लोगों ने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, क्योंकि अगर कोई मरीज इन सब बीमारियों में स्टार्ट से ही फिजियोथेरेपी में इन्वॉल्व हो जाता है, एक्सरसाइज करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो बेड पे बैठ के करनी है, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री यूज करता है, और प्रोन पेट के बाद औधा सोना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल से इट इज एज गुड एज वन सिंगल ड्रग, लाइक आप टॉसिलिजुमाब बोलो या रेमडेसिविर बोलो। अगर कोई पेशेंट रिलीजियसली 16 आवर्स 12 to 16 आवर्स प्रोन्स होता है तो उससे बहुत फायदा होता है। तो हम लोग बार बार उसको पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, क्योंकि 5-7 दिन के बाद सारे मेडिसिन का रोल खत्म हो जाता है, फिर वो टॉसिलिजुमाब वगैरह का रोल होता है, और 10 दिन के बाद इनफैक्ट देयर इज नो स्पेस फॉर मेडिसिन, इट इज ओनली ऑक्सीजन एंड पेशेंट्स ओन हीलिंग पावर एंड प्लस मोटिवेशन एंड फिजियोथेरेपी, ये बच जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शंस के ऊपर आपने इतना डिटेलिंग में बता दिया, ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया, लोगों की एक जो मेंटालिटी बनी हुई है पेशेंट्स और उनके घर वालों की, आमतौर पर जो है एलिगेशंस की जब बात आती है, कुछ इल्जामात की बात आती है, तो सीधा कह रहे हैं, मतलब ये सिर्फ बात कालसेकर की नहीं है, जनरल एक बात है कि अस्पताल में इंजेक्शन दिया जा रहा है और मार दिया जा रहा है। मैं पूछता हूँ वो इंजेक्शन का नाम बता दो, वो
कौन सा इंजेक्शन दिया। डॉक्टर साहब एक सवाल ये है वो क्या है ना, वो पता नहीं किधर से वो दिमाग में घुसा लिया। ये सिर्फ मुमरा की नहीं है, नहीं, हर सब तरफ जगह की की बात बात है। है, हर जगह की बात है, चाहे भिवंडी में हो चाहे कहीं भी हो, इंजेक्शन देखवा। आउट ऑफ महाराष्ट्र में भी चला कौन सा है। इंजेक्शन है, सारे इंजेक्शन की लिस्ट तो आपके पास है, बिलिंग होती है ना इंजेक्शन की, कोई फ्री में इंजेक्शन तो दे रहा नहीं हॉस्पिटल। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट है, हर चीज आपको इंजेक्शन लिख के दिया जा रहा है, आप ला के दे रहे हो, वही लग रहा है। आप बोलो, मैं बोलता हूँ मेरे को टेल मी द नेम ऑफ इंजेक्शन, खत्म हो जाती है वही बात। सब ऐसी डॉक्टर बोल खालिद साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले तो जिनका इलाज हो रहा है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कितने पैसे दिए जा रहे हैं उनके बिल के, वो हर पेशेंट के लिए? अगर पेशेंट वार्ड में है और उसको ऑक्सीजन लग रहा है तो महात्मा ज्योतिबा फुले हम लोग को 25,000 रुपीज 10 डेज का देती है। और अगर पेशेंट आईसीयू में जाता है, घंटी पे रहता है, तो 65,000 रुपीज हमको महात्मा ज्योतिबा फुले प्रोवाइड करती है। कि कोविड के अंदर एक जो आपका वार्ड है उसमें कितने पेशेंट रहते हैं? अलग अलग वार्ड बनाए हुए हैं, फिर भी हमारा डिस्टेंसिंग बना के कुछ 7 से 8 पेशेंट रहते हैं एक वार्ड में, बाकी सब रूम्स में अवेलेबल करा के रखे हैं। अभी जैसा एक डॉक्टर विजिट करता है तो हर पेशेंट को जो है आप लोग पीपी किट का जो चार्जेस लगाते हो, एक डॉक्टर ही विजिट कर रहा है और 7 पेशेंट है तो सातों को जो है आप लोग इट्स नॉट ओनली वन डॉक्टर, पूरा दिन भर उसके पीछे ऐसे बिल आए हैं ना सर, साहब। नहीं, खालिद साहब, खालिद साहब, मैम एक मिनट, ये जो सवाल है ना, ये बिल्कुल जायज सवाल है, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे बिल जो है वो फेसबुक पे लोगों ने पोस्ट किए, सोशल मीडिया पे वो काफी वायरल हुए। में 7 बार विजिट किया तो 7 बार सात उसको विजिट विजिटिंग लगा, चार्ज लगा, ऐसा वो हर पेशेंट को लगा। मैं उसका जवाब देती हूँ। 2 चीजें, पहले तो मैं सर के सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि पीपी चार्जेस कितने लगते हैं। देखिए, मेरे पास एक डॉक्टर की बात नहीं होती है, मेरे यहाँ हाउसकीपिंग से लेके सिक्योरिटी से लेके जो खाना देने जाते हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, हर एक को पीपी देना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हाउसकीपिंग है तो उसकी जान प्यारी नहीं है या उसकी फैमिली नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे पास आज इस वक्त 170 स्टाफ काम करता है 3 शिफ्ट में। अगर हमारे पास बाकी जो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं, एडमिन स्टाफ मिलाते हैं, तो तकरीबन 200 का काउंट हमारा बनता है स्टाफ का। 200 के हिसाब से अगर हमारे पास 100 पेशेंट एडमिट है तो हम पर पेशेंट पर डे 2 पीपीई किट लगाते हैं, क्योंकि उसको अटेंड नर्स भी करती है, उसको अटेंड कंसल्टेंट भी करता है, उसको अटेंड आरएमओ भी करता है, उसको खाना देने भी जाते हैं, उसको वार्ड बॉय भी है, मौसी भी है। ये 3 शिफ्ट में काम करते हैं, तो एक पेशेंट को अटेंड करने वाले कम से कम 9 से 10 लोग रहते हैं अलग अलग कैटेगरी के। तो पर पेशेंट 2 पीपी पर डे चार्ज होते हैं। और अगर आप मेरे पीपी के चार्जेस भी देखेंगे तो हम 1200-1300 पर पीपी एमआरपी पे हम नहीं लगाते हैं, हम पेशेंट को कॉस्ट टू कॉस्ट चार्ज करते हैं, जितना हम देते हैं उतना ही देते हैं। हम लोग वो बिल्स एफडीए को सबमिट भी करते हैं, तो वहाँ पे हमारा ऑडिट पे होता है हर महीने। हाँ, दूसरी बात, ऐसा सुना गया था कि पीपीई किट जो है सोनाक्षी सिन्हा की तरफ से भी कांसे में दिए गए थे, क्या वो दिए गए थे? अगर वो दिए गए थे तो फिर आप लोग चार्जेस क्यों लगा? सर सोनाक्षी सिन्हा से उतनी बड़ी पहचान, कंफर्म नहीं। उतनी बड़ी पहचान नहीं है सर हमारी। हमको किसी की तरफ से नहीं आया, जो भी आया हम खरीदा है और उसके बदले हमने एफडीए को इनवॉइसेस भी सबमिट किए। एफडीए में ऑडिट होता है हमारा हर महीना, ऐसा कोई भी नहीं काम करते, हमारा ही नहीं पूरे टीएमसी का ऑडिट होता है। मैडम राजू अंसारी का एपिसोड क्या था? रफीक भाई पहले हॉस्पिटल की बात करें फिर वो करें। नहीं, आप क्लियर करना चले जाइए ना। डॉक्टर खालिद साहब से एक सवाल और एक जानकारी के तौर पर वो सवाल है, वो उसके बाद अगर आपको जवाब देना है तो दीजिए। डॉक्टर खालिद साहब, मालेगांव पैटर्न जो चल रहा है, वहाँ पर एक काढ़ा बताया जा रहा है जो इम्यून पावर बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहा है, तो क्या जानकारी देंगे उस पर, और क्या मुमरा में उसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अभी मुमरा तो काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है। उस काढ़े के अंदर क्या क्या चीजें मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं भी उस तरह की कोई चीजें जरूर घर में पीता हूँ जी। फॉर एग्जाम्पल रोज ग्रीन टी पीता हूँ जी। और मेरे घर वाले मुझे रोज, क्योंकि मेरी फिक्र है, तो मुझे दालचीनी लौंग इलायची का एक गर्म पानी करके देते हैं, तो रोज रात में पीता हूँ। तो देयर इज नो हार्म टेकिंग एनीथिंग व्हिच कैन एनहांस योर इम्यूनिटी एंड डजंट हार्म यू। मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि आप मत कीजिए, लीजिए, देयर इज नो हार्म, नेचुरल चीजें काम करती है ना। अभी जैसे बहुत से लोग ब्लड थिनर्स के लिए लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को मना नहीं करते हैं, लीजिए, गलत थोड़ी ना है, अच्छा ही है। अंडर ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स है, अंडर ट्रीटमेंट आपके हैं जी, अगर रिलेटिव लाके नहीं चीजें दे तो क्या आपको अलाउ करेंगे? ये क्यों नहीं अलाउ करता? हम देखो, हम मना क्या किस चीज को करते हैं, जैसे बोलते हैं दूध ला के देना है, हम बोलते हैं दूध मत दीजिए, क्योंकि दूध पड़ा रहेगा, कभी 2 घंटा नहीं लिया, खराब हो गया, गर्मी
टेम्परेचर की वजह से आप पिया फिर जुलाब चालू होगा तो नहीं। हम कहते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स और फ्रूट्स ला के जो खराब नहीं हुए, एक दिन 6 घंटा 12 घंटा एक दिन पड़ेगा तो खराब नहीं, उस तरह की चीज़ें खाना तो टाइम टू टाइम आपको मरीज को मिल ही रहा है। नॉन वेज मिल रहा है, जैसे हाई प्रोटीन डाइट मिल रही है, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आपको देना है तो आप बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स दो, एक्सेप्ट काजू, खजूर खिलाना खजूर खिलाओ और बिस्किट्स दो, फ्रूट्स ला के दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर हॉस्पिटल में टोटल कितने एमडी डॉक्टर हैं जो पेशेंट्स को करें? सर एमडी डॉक्टर्स तो हमारे पास 100 से ज़्यादा है, बट जो कोविड में आ रहे हैं जैसे सर हैं, सर जनरल सर्जन हैं, तो जैसे सर्जरी का केस होता है तो सर आते हैं। बाकी खालिद सर और जितेंद्र मिश्रा सर हमारे फिजिशियंस हैं, निखिल शिंदे सर हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट है। अगर किडनी का प्रॉब्लम आता है तो सर आते हैं, अगर कोई सर्जरी है तो दीक्षिका मैडम आते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट अभी अनफॉर्चुनेटली अमित गर्ग सर आए नहीं हैं, उनका कुछ प्रॉब्लम था। फैज अंसारी सर भी नहीं आए हैं क्योंकि वो कल क्वारंटाइन हो चुके हैं, उनका खुद का सैंपल गया हुआ है। डॉक्टर अजहर चेस्ट फिजिशियन है। तो जहाँ जहाँ जो स्पेशलिटीज है वो सारे डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह कार्यक्रम में आते हैं। और गायनिक का भी काम किया है ना आप, LSCS भी किया हुआ पहली है। बार मुंब्रा में कोई पॉजिटिव हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में डिलीवरी अपनी ही हुई थी ना, सिजेरियन वगैरह जब कोई ले नहीं रहा। कोविड के पेशेंट अभी जो रात में ड्यूटी में पुलिस में नहीं आ रहे और जो प्राइवेटली मतलब जिनका के जरिए नहीं हो रहा, तो आपके पर डे के जो चार्जेस है अलग अलग वो क्या है, जरा वो बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग इस बात से डरते हैं कि चार्जेस कांसेकर बहुत ज़्यादा करते हैं। रेट कार्ड आप पहले ये सवाल का जवाब दे दीजिए मैडम। सर जो चार्जेस हैं, जैसे आपने बोला था ज्योतिबा फुले योजना में नहीं आते हैं, तो आज मेरे 60% पेशेंट ज्योतिबा फुले योजना में हैं। अगर वो ज्योतिबा फुले योजना में नहीं आते हैं, प्राइवेट रूम लेते हैं या जनरल वार्ड में आते हैं, तो 4000 रुपीज़ जो सीएम साहब ने अनाउंस किया हुआ है वो रेट है। उसके अलावा जो चार्जेस लगते हैं वो मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशन और पीपी किट एट एक्चुअल लगता है। अगर पेशेंट आईसीयू में है तो 7000 रुपीज़ के चार्जेस हैं। अगर पेशेंट आईसीयू विद वेंटिलेटर है तो 9500 रुपीज़ पर डे के चार्जेस होते हैं। ये सीएम साहब के अप्रूव्ड रेट्स हैं। इसका भी ऑडिट टीएमसी ने सारे थाने के हॉस्पिटल का किया हुआ है। तो ऐसा कोई, जैसे आपने ये दिया है प्रेस नोट जैसे दिया है, तो ऐसे चार्जेस का कुछ है कि प्रेस नोट या ऐसा? सर जो सीएम साहब का जीआर है वो है, और आपको चाहिए तो सपोर्टिंग में हम बिल्स दे देंगे आपको। और मेडिक्लेम भी है, मेडिक्लेम के अपने अलग कैपिंग्स हैं। मेडिक्लेम का पर डे 5000 रुपीज़ का चार्जेस होता है। चार्जेस का तो टीएमसी का नोटिफिकेशन ही है ना। एग्जैक्टली, तो ये हॉस्पिटल टीएमसी के अंदर ही काम कर रहा है ना, तो वही रेट एप्लीकेबल है। क्या है वो पब्लिक को बता रहे हैं, पब्लिक को नहीं मालूम ना टीएमसी। सर जीआर तो चलाया हुआ है, जीआर तो रफीक अहमद साहब ने भी उनके न्यूज़ चैनल पे टीएमसी के अंदर में चल रहा है। हॉस्पिटल अपने टीएमसी के अंदर ही है सारा। हमको नहीं मालूम, पूरा मंत्रालय ऑपरेट कर रहा है पूरा यहाँ पे। नो नो नो, ये इस वक्त पैंडेमिक एक्ट में सारा जो काम होता है कमिश्नर के अंदर ही होता है ना, बाहर कमिश्नर के अंदर ही हो रहा है। थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मैम ये हेल्थ मिनिस्टर अनाउंस करके बार-बार कि वो स्कीम्स के तहत लोगों को फ्री मेडिसिन और फ्री ट्रीटमेंट होगा, फिर ये हज़ारों का बिल कैसे उनको दिया जाएगा? फ्री सर जो लाखों का बिल है उनका स्टे भी तो देख लीजिए, उनका स्टे भी तो 1-1.25 महीने का स्टे है। अगर एक दिन का बिल मैं कंपेयर नहीं करूंगी, बट अगर किसी भी थाने के हॉस्पिटल में आज ऑडिट कीजिए, हमको आज कल हमको ऑडिटर ने सामने से बुला के पूछा कि आज सबसे कम रेट में आप क्यों काम कर रहे हैं। अभी उस पर भी उनको डाउट आ रहा है कि कांसेकर इतने कम रेट में क्यों काम कर रहा है। तो जो भी हॉस्पिटल हैं थाने के, उसमें सबसे कम बिलिंग कांसेकर हॉस्पिटल का होता है। जो लाखों का बिल है सर, उनका स्टे भी उतना लंबा है। अगर 9000 रुपए से आप बिल करते हैं तो 10 दिन का 90000 रुपए हो ही जाता है सीएम रेट के हिसाब से। प्लस पेशेंट टोक्लेजुमाब लाता है, 2 टोक्लेजुमाब लाए तो 80,000 रुपए तो वहीं चले गए। तो चीजें भी है ना सर, जो दवाइयाँ वो भी महंगी है। अभी दवाइयाँ तो कांसेकर बनाता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये जो कंफ्यूजन है, स्टेट गवर्नमेंट बोलती फ्री मेडिसिन या फ्री ट्रीटमेंट, और फिर हॉस्पिटल आते हैं तो पेशेंट को इतना लंबा बिल दिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन जो है वो कैसे दूर किया जाएगा? इसके लिए जब भी पेशेंट हमारा डिस्चार्ज होता है तो जो भी योजना में आते हैं हम उनको लेटर बाकायदा देते हैं कि अप्रूवल का लेटर है, इतना अमाउंट आपका अप्रूव हो चुका है। तो वो लेटर ट्रांसपेरेंट है, वो लेटर से ज़्यादा पैसा तो नहीं देगी गवर्नमेंट, क्योंकि अप्रूवल लेटर उन्होंने हमको मेल किया रहता है। और ये डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट के रिलेटिव्स को कॉल भी जाता है कि आपके पेशेंट यहाँ पे योजना में एडमिट थे, आपको इतना पैसा मिला क्या। नशीमन का एक पेशेंट आपके पास था, 1 हफ्ता था, उसको 2,48,000 रुपये बिल गया। 2 लाख ताहिर अंसारी, 2,48,000 रुपये उसका बिल गया था। और जब उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया तो आपने 1 लाख रुपया उसको जो है ये दिया, आपने छूट दिया। तो 1 लाख रुपया
कैसे आपने इतना ज़्यादा तो डिस्काउंट होता नहीं है, अगर आपका एक रिजनेबल बिल है तो इतना ज़्यादा डिस्काउंट होता नहीं है, तो 1 लाख रुपए आपने तुरंत कैसे कर दिया? सर उस वक्त मैं छुट्टी पे थी, रफीक साहब का मुझे फ़ोन आया था इस बारे में, और उसके बाद मैंने हमारे बिलिंग वालों से किया, तो उन्होंने उनको ओपन बिलिंग किया था। उसके बाद जो रेट्स लगाए गए वो योजना के रेट्स में बिल हुआ, इसलिए उनका बिल वो रिवाइज हुआ था, उनको डिस्काउंट नहीं दिया गया था, उनका बिल योजना रेट योजना हमने इस्तेमाल भी नहीं किया, हमने वो फॉर्म भी नहीं भरा, हमने कोई सिग्नेचर भी नहीं किया, हमको ये चीज़ का पता ही नहीं है। सर इसमें अगर आप अभी भी बिलिंग में जाके, हमारे बिलिंग डिपार्टमेंट तो हॉस्पिटल में ही हो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप जाके किसी पेशेंट का एडमिशन के लिए बुलाएंगे तो आपको एक कंसेंट फॉर्म दिया जाता है। वो कंसेंट फॉर्म में हमने इंग्लिश, उर्दू और हिंदी तीनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आपके पास अगर येलो या ऑरेंज राशन कार्ड है तो आप एडमिशन के वक्त ही दें, क्योंकि अगर डिस्चार्ज के वक्त देंगे ना तो अप्रूवल हॉस्पिटल को भी नहीं मिलता है। इसलिए वो अवेयरनेस हमने पहले ही, अगर वो कंसेंट कोई साइन कर देता है कि हमको योजना में नहीं लेना है और डिस्चार्ज के वक्त वो आके बोलते हैं, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है सर उसको कन्वर्ट करना योजना में। मैडम कालसेकर जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए चलाया जा रहा है आम दिनों में भी, अभी तो कोविड की, लेकिन आम दिनों भी सालों से लोगों की यही बिलिंग की प्रॉब्लम क्यों आती है, जबकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, गवर्नमेंट ने इसको जगह दी? सर नहीं, गवर्नमेंट ने इसको जगह नहीं दी हुई है सर, बाकायदा खरीदी गई है लैंड। ये लैंड हाजी साहब ने खरीदी हुई लैंड है। चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर हमने, क्योंकि हमारा अलहम्द है वो चैरिटी और ट्रस्ट है, उसके अंडर कालसेकर चलता है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि एक बार आप चैरिटी कमिश्नर के नॉर्म्स पढ़ लीजिए। चैरिटी कमिश्नर के नॉर्म्स में कहा जाता है कि आपके 10% बेड्स जो हैं उसमें फ्री इलाज होना चाहिए। अगर आज कालसेकर हॉस्पिटल 100 बेड का है तो 10 बेड्स जो है वो फ्री में इलाज होते हैं। वो फ्री इलाज होता है, जो भी आपका साल की कमाई होती है, अगर महीने की कमाई 50 लाख कालसेकर की है तो उसमें से 2% यानी 1 लाख रुपीस का फ्री ट्रीटमेंट पेशेंट्स को देना चाहिए। वो बाकायदा हम देते हैं, 100% फ्री नहीं है। ये 90 बेड्स जो है ये हम एज पर कॉर्पोरेट या एज पर प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज कर सकते हैं। मतलब लोग ये समझ जाए कि ये चैरिटेबल नहीं है, यहाँ पे मतलब महंगा ही इलाज सर होगा, चैरिटेबल 10% लोगों का सस्ता इलाज होगा, बेशक 10% लोगों का फ्री इलाज हो, बाकी लोगों को जो रेगुलर चार्जेस है वो पे करें। पेंडिंग क्वेश्चन ऑफ राजू अंसारी, व्हाट इज द एपिसोड ऑफ राजू अंसारी, क्या हुआ था एग्जैक्ट, क्या है क्या नहीं? प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप सब लोग थे वहाँ पे। जो ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे जितेंद्र आवाज साहब हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तकरीबन 20-25 मिनट के सेशंस, क्वेश्चन आंसर्स डन और हुए। उस वक्त फ़ोन मेरा हाथ में ही था, बट फ़ोन मेरा बजा नहीं था, या बजा भी था तो मैं उठा नहीं पा रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं निकली कुछ 10 बजे, उसके बाद मैं घर पहुँची तो 11-11:15 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया। उसके पहले शायद उन्होंने आसिफ मोमिन को और इमरान को फ़ोन किया हुआ था कि किसी पेशेंट को उनको एडमिट कराना था। आईसीयू में बेड अवेलेबल है या नहीं है। अभी टू बी वेरी फ्रैंक, मैं खुद हॉस्पिटल में नहीं जाती हूँ बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी, मैं बाहर बैठ के ऑपरेट करती हूँ। ये बच्चे लोग रहते हैं फील्ड में रहते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे बेड है या नहीं है तो मुझे भी वो आरएमओस को पूछ के ही आपको जवाब देना पड़ता है। मैं खुद नहीं बता सकती हूँ कि बेड अवेलेबल है या नहीं है। तो पहला सवाल था कि पेशेंट एडमिट करना है, मैंने बोला ठीक है मैं आपको पूछ के बताती हूँ। फिर बोले फिर उनका ऐसा था कि मैडम आपका जो है एक पार्टी को लेके ज़्यादा फेवरिज्म चल रहा है, जबकि सब लोग चाहते हैं कि मैं अवार साहब से या शमीम साहब से जो भी है, कोविड के पहले हम लोग ज़्यादा ताल्लुकात में नहीं थे, क्योंकि मुमरा हमारा एक ही हॉस्पिटल है जो कोविड हॉस्पिटल किया गया था। मुमरा के लोगों के लिए ऑप्शन नहीं था, इसलिए अवार साहब ने कुछ मेडिसिन को लेके, या जो एयरवो मशीन है, थाने में सिर्फ कालसेकर हॉस्पिटल है जिसमें वो हाई फ्लो नेजल कैनुला अवेलेबल है। तो ये चीज़ें डिस्कशन होती थी साहब से, क्योंकि वो खुद फोर्टिस में रह के आए थे, वहाँ के उनको प्रोटोकॉल्स पता था। तो खालिद सर को जैसे पंडित सर से बात कराना है, ये सारी चीज़ों के सिलसिले में साहब से हमारी बात होती रहती थी। तो उसमें ऐसा इल्ज़ाम आया कि आपका रुझान एनसीपी को लेके या किसी एक पार्टी की तरफ ज़्यादा है, तो ये कालसेकर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप तो सीईओ है, खैर आपका जो होगा वो होगा, तो कालसेकर के लिए भी ये ठीक नहीं रहेगा। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, हम किसी पार्टी को लेके एक तरफा नहीं है। मुझे वसीम साहब के भी फ़ोन आते हैं, निरंजन दावकरे सर हैं, उनके भी फ़ोन आते हैं, मुझे एमआईएम से डॉक्टर फैजी हैं, उनके भी फ़ोन आप से डॉक्टर फैजी हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे पार्टीज़ के फ़ोन आते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मल्टी
स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो फेवरेटिज्म हमने कभी नहीं किया है। नहीं तो मैम वो हॉस्पिटल तोड़फोड़ करने की जो धमकी वाली बात थी, आपको पर्सनली धमकाने वाली बात थी, उसमें कितनी सच्चाई है? सिर्फ तोड़फोड़ करने की बात उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि ये ठीक नहीं रहेगा आपके लिए या हॉस्पिटल के लिए। और मेरी स्टेटमेंट अगर आप पुलिस में चेक करेंगे तो मेरी स्टेटमेंट भी यही थी कि मेरे में ये बात हुई थी कि ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। देखिए मैं उम्रा की नहीं हूँ तो ऑफकोर्स मुझे भी डर लगेगा, कोई अगर ऐसा बोलता है, मैं रात में 9 बजे जाती हूँ, अकेली जाती हूँ, ड्राइवर नहीं है, तो उस हिसाब में एज अ प्रिकॉशनरी मैंने कंप्लेन की है, बाकी कुछ नहीं। किसी के बोलने पे नहीं किया गया था। पहले एनसी हुई थी, फिर मैं वापस हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे वापस फोन आया था कर साहब का कि हमने राजू भाई को भी वहाँ पे बुलाया है, तो आप आइए यहाँ पे और जो भी है सामने सामने बात कर लीजिए। जब सामने सामने बात हुई तो फिर ऐसे हुआ कि नहीं ठीक है एनसी मत कीजिए, अभी आप FIR कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सामने सामने बात हो चुकी थी। तो क्या था, अनफॉर्चुनेटली मैं आईफोन यूज करती हूँ तो मेरे पास कॉल रिकॉर्डर नहीं है, मतलब वो भी वहाँ सामने साफ हो जाता है। मैडम तो ये बात इतनी बड़ी नहीं थी कि मतलब उनके ऊपर FIR भी सुलझाया जा सकता है, क्योंकि वो भी अपने देखो घर टेबल टॉक से भी खत्म हो चुकी थी। सर बात एक बात की होती तो हो जाता था, बट ऐसा हम लोगों को बार बार हो रहा था। हमारे यहाँ पे आके काफी लोग बिलिंग पे का कल का मसला है, कल आके बीच में 100-150 लोग जमा थे, लेकिन ऐसा कुछ वारदात हुई सर नहीं। 100 जमा होना करना, राजू अंसारी को हम जानते हैं, आपको भी हम जानते हैं, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये बात जो है कहीं ना कहीं बैठा के भी सुलझा जा सकती है कि पुलिस स्टेशन में FIR वो भी दूसरे दिन। ये करने का मतलब क्या है? सर दूसरे दिन इसलिए क्योंकि रात में 11:30 की बात थी। अब 11:30 बजे तो मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती थी, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं 10 बजे को मैं पुलिस स्टेशन चल गई। दूसरा ऐसा है सर, इंटरफेरेंस हर लोगों का बहुत ज्यादा हो रहा था। परसों की भी बात है, एक बीजेपी के हैं मिस्टर बिलाल, उन्होंने आके काउंटर वाले से मेरी बिलिंग की लड़की से पैसे छीन लिए। तो ये चीजें हम लोग हद से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोविड में ऐसे हम भी हमारी फैमिली छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे भी है पैसे छीन लिए, तो ये चीज आपने पुलिस स्टेशन में बिल्कुल किया सर। आज हाँ बिल्कुल ACP तक गया है सर लेटर। सर कल का हादसा है ना, तो आज होगा, आज बड़ी बात थी। बिल्कुल होगा सर, आज वो भी FIR होगी। आज ACP घोसालकर साहब को लेटर भी भेजा हुआ है हमने, ACP घोसालकर साहब से भी। सर जहाँ जहाँ स्टाफ की सिक्योरिटी का सवाल आएगा वहाँ बेशक मैं पुलिस स्टेशन तक जाऊंगी। मैम एक आखिरी बात, जो हादसे हुए लोगों की मौतों के वक्त, उस वक्त जो उनके घर वालों का, उनके रिश्तेदारों का आउटरीच था, तो उस वक्त हमने देखा कि आपके पास है ना कुछ ऐसे चेहरे यहाँ पर एज ए बाउंसर, एज ए सिक्योरिटी के नाम पर खड़े किए गए थे, जिनको बात करने की भी तमीज, जो उन लोगों के दुख को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, मेडिकली क्या रीजन है, क्या उनको गलतफहमी है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम उनसे बात तो ठीक से की जाए। तो ऐसे लोगों को आपने एज ए सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड किया? हमने चेंज किया हुआ है, काफी सारे नए चेहरे भी आपको दिखे। जहाँ पे हमको लगा कि हमारी कमियां हैं वहाँ पे हमने इम्प्रूवमेंट किया, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी आएगा और हमारे बच्चों को सुनाना चाहेगा। पॉलिटिकल गुंडे हमारे पास है ही नहीं। कौन पॉलिटिकल गुंडे हैं? You can't deny it. आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, वो सभी पॉलिटिकल पार्टी से ही जुड़े हुए थे। पॉलिटिकल पार्टी से ही है। पूरी शूटिंग है हमारे पास, हम भी वहाँ मौजूद थे। मैम एक बात सुनिए, हम लोग सबके सब यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं। हमारे शहर में इकलौता एक कोविड का हॉस्पिटल है, इसकी सेंसिटिविटी को भी हम लोग भी समझते हैं। ठीक है, मेडिकली क्या रिक्वायरमेंट है वो भी हम समझते हैं। हम आम लोगों की तरह आप लोगों पर जो है किसी भी तरह के बेताल आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जो कमियां, जो फेल्यूर्स हमको दिखाई दिए, आज आपने प्रेस मीट किया, आज आपने इतने लोगों से बात की, तो हमारा काम है कि वो चीजें आपके सामने रखना। इट्स बेटरमेंट ऑफ कालसेकर, हम इसके लिए कह रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। देखो हम लोग पिछले ऑलमोस्ट 2.5 महीने से कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं है हमको भी अच्छा नहीं लगता है जिस तरह से पेशेंट की कंडीशन चल रही है। तो इट इज आल्सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अस। यस, और आप यकीन नहीं मानोगे हमारी फैमिली से हमको कितना प्रेशर रहता है। प्रेशर है कि आप इतना मत काम करो, कुछ होगा तुम्हारे को तो बाकी लोग का तुम देख लोगे, हमारे लिए तो तुम ही हो ना। बेशक बेशक। तो इस तरह से ये जो लोग आके जो कियोस क्रिएट करते हैं ना, वो हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट कर देता है कभी कभी। तो
थोड़ा सा हम लोग को भी समझे कि हमको भी तकलीफ होती है इन सब चीजों से, हमारा भी मॉरल डाउन होता है। आप इस स्थिति में क्या ऑपरेट करेंगे डॉक्टर साहब? के लिए तो लोगों की क्या हम लोग रहेगा? बहुत पॉजिटिव तरीके से हर चीज होएगी, समझे ना। अभी आपको मैं बोलूँ ना, इतने पेशेंट ठीक होते हैं ना, कोई आके पॉजिटिव ऐसे आके थोड़ा सा आके कोई हम लोग को मोटिवेट नहीं करके जाता। नहीं सर, जरा आपका हाथ भी भी कुछ नहीं होता है ना, जरा भी कुछ होता है ना, बस वो हल्ला मचाना शुरू कर। थोड़ा सा हमारे पर भी समझो, हमारे पर क्या बीती। हम अपने लोगों अभी को दिन देख रहे हैं ना, जी। अपने लोगों को तो देख रहे हैं ना बैड होते हुए। जी। हम भी नहीं चाहते हैं, और हम भी लोगों को एजुकेट करते हैं। उसके बावजूद आप यकीन नहीं मानोगे, ओपीडी में आते हैं पेशेंट 85, 88 सैचुरेशन लेके, हम उनको बोलते हैं एडमिट हो जाओ, नहीं एडमिट होते, 2 दिन बाद 70 लेके आते हैं, वही हल्ला करते हैं।